प्रकार। तो सबसे पहली पुस्तक जो होती है हमारी वो है बैठक प्रस्ताव पुस्तक। और दूसरी पुस्तक है उपस्थिति एवं बचत रजिस्टर पुस्तक। और तीसरी पुस्तक है ऋण पुस्तक। चौथे नंबर की पुस्तक है नगद पुस्तक। पांचवें नंबर की पुस्तक है साधारण खाता बही। और छठवें नंबर की पुस्तक है व्यक्तिगत पास पुस्तक या सदस्य डायरी। और सातवें नंबर की पुस्तक है मासिक प्रतिवेदन। ये 7 प्रकार की पुस्तकें हमारे स्वयं सहायता समूह में लिखी जाती हैं। और ये जो 7 पुस्तकें जो मैंने क्रम से लिखी है, 7 पुस्तकों का लिखने का क्रम भी यही होता है। सबसे पहले समूह के अंदर बैठक प्रस्ताव पुस्तक ही लिखी जाती है, उसके बाद में उपस्थिति एवं बचत पुस्तक, उसके बाद में ऋण पुस्तक, उसके बाद में नगद पुस्तक, और उसके बाद में साधारण खाता बही, उसके बाद में व्यक्तिगत पास पुस्तक या सदस्य डायरी। और जो महीने के अंत में एक पुस्तक लिखी जाती है उसको कहते हैं हम मासिक प्रतिवेदन। तो ये जिस प्रकार से क्रम में लिखी गई उसी क्रम में पुस्तकें लिखी जाती हैं। तो ये हमारी 7 पुस्तकें हैं। और एक अच्छे पुस्तक संचालक की ये पहचान होती है कि उसको एक क्रम से पुस्तकों का नाम याद होना चाहिए। तो अब हम इस सब 7 पुस्तकों में से पूरी बैठक प्रस्ताव जो पुस्तक है इसके बारे में विस्तार से पूरी जानकारी है इससे पहले इसमें सीखेंगे। तो अच्छा दोस्तों, एक बार हम लोग जो हमारी बैठक प्रस्ताव पुस्तक है उसको किस प्रकार से लिखा जाता है वो सब सीखने से पहले एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारी बैठक प्रस्ताव पुस्तक होती कैसी है। तो दोस्तों, ये बैठक प्रस्ताव पुस्तक का हमारा एक नमूना है। इसको देखिए, ये पुस्तक इस प्रकार से होती है। ये गुलाबी रंग की पुस्तक होती है जो हमारे यहाँ प्रिंट करवाई जाती है। उसके बाद में ये बाहर का नमूना है। और जैसे ही इस पुस्तक को हम खोलते हैं तो पहले पेज पे हमारी जो बैठक का एजेंडा बनाया जाता है, वो एजेंडा के बिंदु कौन कौन से होते हैं वो इस पुस्तक में लिखे हुए होते हैं। और उसके बाद में दूसरा अगला पेज खोलते हैं तो हमारे जो समूह के नियम होते हैं, मुख्यतः कौन कौन से नियम होते हैं, लगभग 20 प्रकार के नियम इसमें बताए गए हैं, तो वो इसमें लिखे हुए होते हैं। नियम इसमें कम या अधिक भी हो सकते हैं। अगर महिलाएं और नियम बनाती हैं तो वो भी इसके आगे वाले पेज में लिख दिए जाते हैं। इसके बाद इस पुस्तक में मात्र सादा पेज होते हैं जिसमें क्रम संख्या डली हुई होती है और उसमें हम जो भी अपने प्रस्ताव वगैरह लिखते हैं वो लिख सकते हैं। और इसमें किस प्रकार की कोई सारणी बनी हुई नहीं होती है। तो अब हम हमारे स्वयं सहायता समूह की जो प्रथम पुस्तक होती है यानी बैठक प्रस्ताव पुस्तक, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि बैठक प्रस्ताव पुस्तक किसे कहते हैं। तो बैठक के दौरान की गई समस्त गतिविधियों जैसे प्रार्थना, परिचय, उपस्थिति, आर्थिक लेन देन, सामाजिक मुद्दों पर एवं अन्य गतिविधियों पर एजेंडावार विवरण जिस पुस्तक में लिखा जाता है उसे हम बैठक प्रस्ताव पुस्तक कहते हैं। यानी एजेंडा यानी जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो चर्चा के जो बिंदु तय करती हैं, उन चर्चाओं के बिंदुओं के अनुसार जो चर्चा की गई है वही इस पुस्तक के अंदर सारी चर्चाएं इसमें लिखी जाती हैं। इसी पुस्तक को हम बैठक प्रस्ताव पुस्तक कहते हैं। और इस पुस्तक को हम माँ पुस्तक भी कहते हैं क्योंकि हमारी इस पुस्तक के अंदर हमारी बैठक के शुरू से लेकर अंत तक की जो भी कार्यवाही की जाती है वो सारी इस पुस्तक के अंदर हमारी लिखी जाती है, इसलिए इस पुस्तक को माँ पुस्तक भी कहते हैं। और बाकी की 6 पुस्तकें हैं वो भी इस पुस्तक के आधार पर आसानी से लिखी जा सकती है, जिसके लिए इसको हम माँ पुस्तक कहते हैं। अब इस पुस्तक के जो लिखने के लाभ हैं, मतलब ये पुस्तक लिखना क्यों जरूरी है। कई बार सोचते हैं कि जब 6 पुस्तकें हैं तो इस पुस्तक को एक पुस्तक को नहीं लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन ये पुस्तक हमारे जो है सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो देखिए इस पुस्तक को लिखने के लाभ क्या है। इस पुस्तक को लिखने से बैठक में रखे गए प्रस्तावों एवं मुद्दों पर की गई चर्चा के बारे में पता चलता है। क्योंकि जैसे हमारी जो अलग अलग पुस्तकें, जैसे कि मैंने नाम बताया ऋण पुस्तक है, तो ऋण में हम सारे प्रस्ताव नहीं लिख सकते, उसमें हम सिर्फ लेन देन का विवरण लिख सकते हैं। और बाकी उपस्थिति, उसमें सिर्फ उपस्थिति का विवरण लिखते हैं, उसमें हम प्रस्ताव नहीं लिख सकते हैं।
और बाकी की जो पुस्तकें हैं उनमें भी हम प्रस्ताव नहीं लिख सकते हैं कि हमारे समूह के अंदर कहाँ से कितना पैसा आया, किसको कितना दिया, किसकी क्या समस्या थी, किस समस्या का हमने क्या समाधान निकाला, वो सारी चीज़ें हम और पुस्तकों में नहीं लिख सकते हैं। वो सारे प्रस्ताव हम इसी पुस्तक के अंदर लिख सकते हैं। तो अगर ये पुस्तक हम नहीं लिखेंगे तो हमारी बैठक में हमने किन किन मुद्दों पर चर्चा की, किन किन बातों पर चर्चा हुई, किसका क्या निर्णय निकाला, वो सारी चर्चाएँ हम लोग बाद में नहीं देख पाएंगे। तो इस पुस्तक को लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में समूह की कुल बैठकों का पता चलता है कि आज दिन तक शुरू से लेकर अंत तक हमारे समूह में कुल कितनी बैठकें हो चुकी हैं, उसके बारे में भी हमको पता चलता है। दूसरा है कि हमारे समूह के अंदर जो नियम बनाए गए थे, क्या उन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, वो भी हमको इस पुस्तक से पता चलता है। उसके बाद में है समूह में किए गए लेन देन की विस्तृत जानकारी मिलती है। हमारे समूह के अंदर कुल किस प्रकार से कितना लेन देन किया गया है। हालांकि वो सारी पुस्तकों से पता चल जाएगा, अलग अलग चल जाएगा, लेकिन इसमें हमें पूरे डिटेल से पता चलता है कि एक ही पेज के अंदर आज की इस बैठक में कितने सदस्यों ने कितना पैसा दिया, किसने कितना लिया, वो सारा एक ही पेज के अंदर अपने को इसमें देखने को मिल जाता है। तो ये पुस्तक लिखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद में इस पुस्तक के आधार पर अन्य पुस्तकें लिखना आसान होता है, क्योंकि यही पुस्तक होती है जिसको सबसे पहले हम बैठक के अंदर लेके बैठते हैं। सारा विवरण इसके अंदर पहले हम तैयार करते हैं और इसके अनुसार इसमें उतारने के बाद तुरंत हम दूसरी पुस्तकों में वो सारी कार्यवाही अपन उस संबंधित पुस्तकों में उतार सकते हैं। तो ये पुस्तक सबसे पहले लिखे जाना ज़रूरी है और इसीलिए इस पुस्तक को सबसे पहले क्रम पे रखा गया है। उसके बाद में समूह का संपूर्ण इतिहास पता चलता है, यानी हमारे स्वयं सहायता समूह के अंदर पहले से कितनी महिलाएं थी, कौन कौन सी महिलाएं हटी हैं या जुड़ी हैं, बाद में कितने सदस्य जुड़े या हटे हैं, वो सारी चीज़ें, और हमारे समूह द्वारा कौन कौन से सामाजिक कार्य किए गए, वो सारी चीज़ें हमको इस पुस्तक से पता चलती हैं, क्योंकि बाकी पुस्तकों में ये जानकारी नहीं लिखी जाती। तो इसलिए ये जो पुस्तक है हमारी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। अब हम बताएंगे कि बैठक प्रस्ताव पुस्तक लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी जो बैठक प्रस्ताव लिखे तब इन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए कि इन बातों में हमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला है हर बैठक की कार्यवाही नए पृष्ठ पर लिखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जैसे हमने बैठक की कार्यवाही खत्म हुई और आधा पेज खाली छूट गया, तो हम उस आधे पेज को हमें कुछ भी नहीं लिखना है। अपनी जो नई बैठक है वो नए पेज पे ही हमको शुरुआत करनी है। भले वो आधा पेज खाली छूटता है तो छूट जाए, और हमें नई बैठक पेज से ही हमको अपनी बैठक की कार्यवाही शुरू करनी है। दूसरा है पृष्ठ के ऊपर बैठक संख्या लिखनी चाहिए। पृष्ठ के सबसे ऊपर ही ऊपर हमें बैठक की संख्या लिखनी चाहिए, और पृष्ठ के दाईं तरफ यानी इस तरफ में दिनांक, यानी कौन सी बैठक को दिनांक, कौन सी दिनांक को बैठक हो रही है और उसका कौन से वार को यानी कौन से दिन को बैठक हो रही है, और बैठक का समय हमको लिखना चाहिए, दिनांक, वार और समय। उसके बाद में है पृष्ठ के बाईं तरफ यानी इस तरफ में हमें ये चीज़ें लिखनी चाहिए, जैसे समूह का नाम सबसे ऊपर आ जाएगा, समूह का नाम। उसके बाद में आएगा दूसरे नंबर पे गांव का नाम, यानी जिस गांव उस गांव का नाम डालना है। उसके बाद में बैठक का स्थल, यानी वो बैठक किसके घर पे की जा रही है, वहाँ उस जगह का नाम, और उस बैठक की अध्यक्ष का नाम, यानी प्रत्येक दिन की जो बैठक होती है उसमें हर बैठक के अंदर हम नए अध्यक्ष का चयन करते हैं, तो उस दिन की बैठक का अध्यक्ष कौन है तो उसका नाम हमें यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद में होता है समूह में कुल सदस्यों की संख्या। तो यहाँ पे हम डालेंगे समूह में कुल सदस्यों की संख्या। तो ये हर बार अपने को हर बैठक के अंदर अपने को डालनी है, क्योंकि उससे पता चलता है कि हर बैठक में हो सकता है जब अगली बैठक में हमारे से कोई नया सदस्य जुड़ गया हो, तो यहाँ पे हमको कुल सदस्यों की संख्या जरूर इसमें डालनी है। उसके बाद में उपस्थित हुए सदस्यों की संख्या, यानी हमारे समूह में जैसे 11 सदस्य हैं तो आज की बैठक में कुल सदस्य कितने उपस्थित हुए हैं, तो वो संख्या हमको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद में आता है एजेंडा के सभी सदस्यों की सहमति से तैयार करके लिखना चाहिए। इस बात का भी हमको पुस्तक संचालक को ध्यान रखना चाहिए कि जो एजेंडा लिखा जाता है वो सब सदस्यों की सहमति से ही लिखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुस्तक संचालक अपने मन से पूरा एजेंडा उतार के लिख दे, सदस्यों से चर्चा करके उनकी सहमति से पूरा एजेंडा तैयार करके लिखना चाहिए। और जैसे ही एजेंडा खत्म हो जाए, अपना पूरा एजेंडा तैयार करने के बाद जो एजेंडा खत्म हो जाए उसके बाद में बिना पंक्ति छोड़े यानी अपने को कोई भी लाइन खाली नहीं छोड़नी चाहिए और बैठक की कार्यवाही लिखना आरंभ कर देनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जैसे बैठक अपनी खत्म हो पुस्तक संचालक सभी सदस्यों के हस्ताक्षर उस पर करवाएं। ये सारी चीज़ों का ध्यान तो हमको बैठक प्रस्ताव पुस्तक लिखते समय ध्यान में रखना ही चाहिए। अब हम लोग सीखते हैं बैठक प्रस्ताव
प्रस्ताव पुस्तक लिखने का तरीका कि बैठक प्रस्ताव पुस्तक को कैसे लिखना चाहिए। जैसे कि पहले बताया था आप लोगों को कि सबसे ऊपर बैठक की संख्या लिखी जाती है, तो इसी प्रकार पेज की सबसे ऊपर हिस्से में अपने को लिखना है बैठक की संख्या, जैसे इसमें लिखा गया है बैठक संख्या 1। उसके बाद दाहिनी तरफ में बैठक की दिनांक, यानी वो बैठक जो है कौन सी दिनांक को की जा रही है। जैसे हम इसके अंदर आज की डेट डाल देते हैं, इसी प्रकार जैसे आज बार है और समय है, जैसे ही महिलाएं जिस समय को मीटिंग करती हैं, आप लोग शाम के समय करते हो या सुबह के समय करते हो या फिर दिन के समय, जो भी आप लोगों के साथ मीटिंग का जो तय किया जाता है वो समय अपन इसमें डाल देंगे। जैसे यहाँ पर डाला है 8 PM यानी रात्रि को 8 बजे। इसी प्रकार अब आ जाएंगे बाईं तरफ में। बाईं तरफ में लिखते हैं समूह का नाम, जैसे मान लीजिए समूह का नाम है लक्ष्मी। दूसरी तरफ इसके पीछे लिखेंगे गांव का नाम, जैसे गांव का नाम है बरथल। और बैठक का स्थल, यानी बैठक जो है वो किसके स्थान पे कौन सी जगह पे की जा रही है। जैसे आप किसी सदस्य के घर पे की जा रही है या फिर कोई अन्य कोई स्थान लिया गया है, अगर तो सदस्य के स्थान घर पे की जाए तो सदस्य का नाम लिख के कर देंगे। जैसे लिखेंगे लक्ष्मी जी के घर आंगन में। इसी प्रकार प्रत्येक बैठक में समूह सदस्यों द्वारा एक बैठक का अध्यक्ष का चयन किया जाता है, तो जो उस बैठक का अध्यक्ष जिसका चयन किया गया है उसका नाम अपने को यहाँ पे लिखना है, ना कि उसका लिखना है जो परमानेंट अध्यक्ष है। तो उस बैठक में चयन किया, जिस सदस्यों ने मिलकर चयन किया कि आज की जो बैठक की अध्यक्ष होगी वो रजनी देवी होंगी, तो यहाँ पे नाम लिख देंगे हम लोग रजनी। इसी प्रकार अब यहाँ पे आ जाएगी समूह में कुल सदस्यों की संख्या। मान लीजिए समूह में सदस्यों की संख्या है 11 और उपस्थित हुए सदस्यों की संख्या, यानी कि आज की बैठक में कुल सदस्य कितने उपस्थित हुए। तो मान लीजिए आज की बैठक में पूरे 11 सदस्य उपस्थित हो गए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 11। इसी के साथ ही तुरंत यहाँ से हम एजेंडा लिख के अपनी यहाँ से कार्यवाही अपना एजेंडा तैयार करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे अपना पूरा एजेंडा इस जगह पे आ नहीं पा रहा है, इसलिए पर इसको यहाँ पे शुरुआत में पूरा अपना एजेंडा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। सबसे सदस्यों की सहमति से अपने को एजेंडा तैयार करना है। तो एजेंडा सबसे पहला जो बिंदु होता है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, प्रार्थना, और दूसरा एजेंडा का बिंदु है परिचय। ठीक है, उसके बाद में तीसरा एजेंडा है उपस्थिति, और चौथा है पिछली बैठक की कार्यवाही की समीक्षा। समीक्षा पांचवा एजेंडे का बिंदु है बचत वसूल, बचत जमा। उसके बाद में आता है छठवां बिंदु जो होता है वो हमारा है किस्त एवं ब्याज वसूल। इसके बाद सातवां बिंदु है हमारा नया ऋण मंजूर। और आठवां एजेंडे का बिंदु है हमारा प्राप्ति एवं भुगतान। और 90 नंबर का जो एजेंडा का बिंदु है वो है हमारा बैंक लेन देन। इसके बाद में है ग्राम संगठन, जिसको हम उत्थान संस्थान के नाम से भी जानते हैं। ग्राम संगठन को उत्थान संस्थान के नाम से भी हम लोग जानते थे। यहाँ पे आप उत्थान संस्थान जहाँ पे बोला जाता है ना, उत्थान संस्थान का भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। ग्राम संगठन का समाचार,
संचार यानी अगर हमारे यहाँ पे ग्राम संगठन से किसी प्रकार की कोई सूचना है या ग्राम संगठन से कोई सूचना देनी है या फिर वहाँ से कोई सूचना प्राप्त हुई है तो तब इस मुद्दे पे हम लोग को चर्चा करनी है। उसके बाद में है 11वां नंबर यानी व्यक्तिगत समस्या पर चर्चा यानी सदस्यों की अगर व्यक्तिगत कोई समस्या है या कोई चर्चा वो है चर्चा के बिंदु तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं इसमें। उसके बाद में है गांव के समाचार यानी हमारे गांव के अंदर क्या क्या हो रहा है या कौन सी कोई समस्याएं हैं तो उसके बारे में इसके ऊपर चर्चा की जाती है। उसके बाद में है 13वां नंबर सामाजिक समस्याओं पर चर्चा। चौदह नंबर का बिंदु है वो है हमारा सरकारी योजनाओं की जानकारी। और इन सब के अलावा अगर कोई बिंदु है जिस पर भी हमको चर्चा करनी है तो उसके लिए हम 15वें नंबर पे बिंदु डाल देंगे अन्य। इन सब मुद्दों के अलावा अगर कोई बिंदु हमारा छूट जाता है जिस पर हमको चर्चा करनी है तो हम यहाँ पे अन्य विषय में उस चर्चा को अपन यहाँ पे लिखेंगे। तो ये है हमारे एजेंडा के बिंदु जिन जिन पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहला है प्रार्थना। तो प्रार्थना हमें क्यों करनी चाहिए और वो भी हर बैठक के अंदर। तो जिस प्रकार से हम अपने घर से महिलाएं आती हैं अपना घर का सारा काम छोड़ के आती हैं तो कहीं ना कहीं वो समूह के अंदर आती हैं तो उनका ध्यान उस घर के अंदर रहता है तो वो अपने घर से उनका ध्यान हट सके। और वैसे भी किसी भी अपना संस्था का अपन शुभारंभ करते हैं तो ईश्वर का नाम लेके करते हैं तो इस काम को शुरू करने के लिए हमको प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। तो इस प्रकार एजेंडे के बिंदु में सबसे पहला बिंदु हमारा प्रार्थना का रखा गया है जो कि हमको सबसे पहले करनी चाहिए। उसके बाद में है परिचय यानी सभी सदस्यों को प्रत्येक बैठक में अपना अपना परिचय देना चाहिए जिसमें अपना नाम, अपने गांव का नाम, अपने समूह का नाम और समूह में अपना पद, ग्राम संगठन का नाम और ग्राम संगठन में अपना पद, ये सभी चीज़ें बताते हुए अपना अपना परिचय उनको देना चाहिए सदस्यों को जिससे कि उनकी सदस्यों की बोलने की उनकी क्षमता बढ़े और अपना परिचय महिलाएं हर बार खुल के दे सकें। इसके बाद में आता है उपस्थिति। उपस्थिति होता है कि सदस्यों की जब ये एजेंडा बिंदु आता है तब सभी सदस्यों की उपस्थिति की जाती है कि आज की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हुए। उसके बाद में आता है पिछली बैठक की कार्यवाही पर समीक्षा यानी पिछली बैठक में जो बैठक हमारी हुई थी उसमें हमने क्या क्या कार्यवाही की गई थी, किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई थी, किन किन सदस्यों को नया ऋण दिया गया था और उन सदस्यों ने ऋण का इस्तेमाल किया या नहीं किया। अगर हमारे समूह की बैठक के अंदर कोई अंतिम शेष राशि बची हो तो वो अंतिम शेष राशि हमने किसके हाथ में दी थी तो वो सारी चीज़ें पुस्तक संचालक द्वारा पढ़कर सुनाई जाती हैं जिससे कि जो सदस्य पिछली बैठक में नहीं आए हों और आज की बैठक में आए हों तो उन लोगों को भी वो सारी जानकारी इस बैठक के अंदर पता चल जाए। तो ये पिछली बैठक की कार्यवाही पढ़कर समीक्षा करना ज़रूरी होता है तो यह हमको हर बैठक में करना चाहिए। उसके बाद में है बचत जमा यानी सदस्यों द्वारा अपनी जो नियमित बचत तय की गई है कि जैसे 20 रुपये प्रति सदस्य साप्ताहिक करते हैं या 30 रुपये जो भी सदस्यों ने तय करी हुई है वो बचत तो हमको हर सप्ताह अपनी मीटिंग में नियमित रूप से करनी है। तो ये एजेंडा का बिंदु भी हमारा हर बैठक में ही लिया जाएगा। उसके बाद में आता है किस्त एवं ब्याज वसूल यानी हमने जो सदस्यों को समूह द्वारा जो ऋण दिया गया है उसकी हर समूह में जब भी महीने नियमानुसार जो किस्तें आती हैं तो ये जब ये एजेंडे का बिंदु लिखा जाएगा तभी वो किस्त पर उससे ले पाएंगे। तो ये एजेंडे का बिंदु है वो भी अपनी हर बैठक के अंदर ही आएगा। उसके बाद में आता है नया ऋण मंजूरी यानी हमारे पास जो पैसा एकत्रित हुआ है अगर किसी सदस्य को आवश्यकता है आवश्यकता को ऋण स्वीकृति प्रदान की जाती है तो ये एजेंडे का बिंदु भी हमारा हर बैठक में ही लिया जाएगा। उसके बाद में आता है प्राप्ति एवं भुगतान यानी आज की इस बैठक के अंदर हमारे पास कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा आया और कहाँ कहाँ पे वो पैसा हमने भुगतान किया तो वो सारा विवरण इस एजेंडे के ऊपर तैयार किया जाता है। उसके बाद में आता है बैंक लेन देन
यानी आज की बैठक में हमारे समूह द्वारा किसी बैंक लेन देन पे कोई चर्चा करते हैं। अगर बैंक लेन देन हुआ तो उसके बारे में चर्चा की जाती है कि आज हमने बैंक से कोई पैसा निकाला है तो सदस्यों को जानकारी दी जाती है कि आज हमने बैंक से इतना पैसा निकाल कर लेके आए हैं सदस्यों को देने के लिए, या फिर हमारा बैंक में हमने पैसा कोई जमा करवाया था तो उसके ऊपर चर्चा इसमें की जाती है, या फिर बैंक का कोई लोन वोन करवाना तो उसके ऊपर भी अपनी चर्चा की जाती है। उसके बाद में आता है ग्राम संगठन के समाचार पर चर्चा, यानी ग्राम संगठन में से कोई सूचना हमें प्राप्त हुई है या फिर ग्राम संगठन में हमें कोई सूचना पहुंचानी है, कोई समस्या पहुंचानी है, तो ये जब एजेंडे का बिंदु आता है तब हम उस पर चर्चा करते हैं। उसके बाद में आता है व्यक्तिगत समस्या पर चर्चा, यानी हम सदस्यों में से किसी सदस्य की कोई व्यक्तिगत समस्या है तो वो जब ये एजेंडे का बिंदु आता है तब इस पर चर्चा की जाती है कि किसी मान लीजिए कोई सदस्य है, अब कोई सदस्य बैठी है तो उसको पता चलता है कि भाई किस महिला की कोई समस्या है, अगर वो कोई महिला है तो वो बताएगी तो उसकी समस्या का समाधान भी निकल सकता है। तो व्यक्तिगत सदस्यों की चर्चा, समस्याओं पर भी चर्चा हमारे समूह में की जाती है। अगर किसी की कोई समस्या है तो ये एजेंडा अगर समस्या हो तो उसमें अपन लिख लीजिए। उसके बाद में गांव के समाचार, यानी हमारे गांव के अंदर कुछ नवाचार गतिविधि हो रही है या फिर कोई नई सूचना आई है या फिर गांव के अंदर कोई समस्या है, तो इस प्रकार की अगर है तो सब महिलाएं मिलकर चर्चा करेंगी। किसी को एक दूसरे को कोई जानकारी होगी, जब एजेंडे का बिंदु हम तैयार सबके सामने रखेंगे तो अगर किसी को कोई जानकारी होगी तो वो जानकारी भी सबके साथ में यहाँ पे बांटी जाती है, जिससे कि सब लोगों को वो जानकारी मिल सके। उसके बाद में सामाजिक समस्याओं पर चर्चा, यानी हमारे समाज में कौन कौन समस्याएं चल रही जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हमको कर रही हैं, और अगर हम चाहते हैं कि उन समस्याओं का समाधान करें तो हम सभी महिलाएं आपस में मिलकर उन समस्याओं के ऊपर चर्चा करती हैं और उसके समाधान के लिए भी चर्चा करती हैं। उसके बाद में आता है सरकारी योजनाओं की जानकारी, यानी हमारी सरकार द्वारा कौन कौन सी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिनका लाभ लोगों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, तो ये सारे इन मुद्दों के ऊपर भी चर्चा की जाती है। जैसे इंदिरा आवास है, हमारे समूह की अगर कोई महिला है और जिसके पास घर नहीं है, बिल्कुल अति गरीबी स्थिति में है और उसके पास पक्का मकान नहीं है, तो इस प्रकार की आपस में महिलाएं वो जानकारी साझा करती हैं सबके साथ में, जिससे कि जिसको नहीं पता है वो उस योजना का लाभ ले सके। पेंशन योजना है या फिर अपना जो राशन वगैरह मिलता है, अपना जॉब कार्ड है, आधार कार्ड नहीं बना हुआ किसी का, तो वो सारी चीज़ें जिन महिलाओं को जानकारी नहीं है तो आपस में एक दूसरे के साथ साझा करती हैं, जिससे वो वाकई महिलाएं उसका लाभ ले सके। इस प्रकार से एजेंडे के अनुसार सभी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। अगर इन सब मुद्दों के अलावा भी कोई मुद्दा है जिसका अपन विवरण नहीं ले तो वो हम यहाँ पे 15 नंबर के अन्य विषय पे अपन लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये हमारे एजेंडे के 15 बिंदु जिन पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। एजेंडा के बिंदु कोई निश्चित नहीं होते हैं, ये बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मुख्य बातें जो हमारे दिमाग में है, तो ये चीज़ तो हमको अपने सदस्यों के सामने बातचीत चर्चा में रखनी ही चाहिए ताकि विशेष मुद्दे छूट ना सके। तो ये बैठक का एजेंडा हमने भी देखा, और बैठक के एजेंडे के बिंदु जैसे ही समाप्त होते हैं उसके बाद हम तुरंत बैठक की कार्यवाही बिना लाइन छोड़े, जैसा कि हमने पहले ही बताया था ध्यान रखने योग्य बिंदुओं में कि हमको कोई लाइन नहीं छोड़नी, बिना लाइन छोड़े हमको उसमें लिखना है बैठक की कार्यवाही, हेडिंग में अपने को उसमें डालना है। और हम अब जो अपने एजेंडा तैयार किया था उसमें हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एजेंडा बिंदु क्या था? प्रार्थना। तो अब हम इसको विस्तार में लिखेंगे, प्रार्थना, ठीक है। तो लिखने का जो तरीका होगा वो हमारा इस प्रकार से होगा कि आज की बैठक की शुरुआत तुम सच्चे मन से प्रार्थना गीत गाकर की गई। यानी जो हमारी प्रार्थना में कौन सी प्रार्थना गई उस प्रार्थना का सूक्ष्म रूप देते हुए छोटा सा लिखते हुए, और हमको यहाँ पे इसमें विस्तार से अपने को लिखना है कि आज की बैठक की शुरुआत तुम सच्चे मन से याद करो प्रार्थना गीत गा से की गई। उसके बाद दूसरा हमारा एजेंडे का बिंदु आता है परिचय। इसमें इस तरह लिखेंगे,
सभी सदस्यों ने अपना नाम, गांव का नाम और समूह का नाम, अपना नाम, गांव का नाम, समूह का नाम तथा समूह में अपना पद, अपना पद बताते हुए अपना परिचय दिया। परिचय की जो अपने विस्तार से लिखना, इस प्रकार से अपने को बैठक कार्यवाही में लिखना है कि सभी सदस्यों ने अपना नाम, गांव का नाम, समूह का नाम तथा समूह में अपना पद बताते हुए अपना अपना परिचय दिया। उसके बाद में आता है उपस्थिति। उपस्थिति में हम लिखा जाता है कि जैसे कोई भी सदस्य, अगर हमारे समूह के अंदर सभी सदस्य आते हैं तो हम हिंदी में लिखते हैं उपस्थिति। तो उपस्थिति बहुत लंबा शब्द हो जाता है, उसके हम लिखते हैं उ। और अगर कोई सदस्य नहीं आता है तो उसके यहाँ हम लिखते हैं अनु। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बैठक की जो कार्य में उपस्थिति का जो विवरण लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे कि आज की बैठक में ग्यारह सदस्य में से पूरे 11 सदस्य, क्योंकि हमने ऊपर लिखा है कि हमारे पूरे 11 सदस्य उपस्थित हुए थे, जैसे पूरे 11 सदस्य उपस्थित हुए। लेकिन अगर यहाँ पे 11 में से 9 ही सदस्य उपस्थित हुए होते तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने वहां पे लिखा कि 9 सदस्य उपस्थित हुए, तो हमको यहाँ पे इस तरह से लिखना चाहिए था कि आज की बैठक में 11 सदस्यों में से 9 सदस्य उपस्थित हुए। तथा गीता देवी बीमार होने के कारण नहीं आ पाई और विमला देवी बिना सूचना के अनुपस्थित रही। जिसके कारण समूह सदस्यों ने चर्चा करके विमला देवी पर ₹5 दंड लगाने का निर्णय लिया। अगर कोई सदस्य हमारा अनुपस्थित नहीं रहता है तो वो उसकी बैठक की जो कार्यवाही विस्तृत रूप में लिखेंगे वो हम इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे कोई सदस्य है, अपने को बता के चलेगी पदाधिकारी को या किसी सदस्य को बोल के भी आज मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी, या फिर मेरे बच्चे बचत पहुंचा देंगे, या फिर जो भी होगा वो कारण बता के देती है, तो वो सदस्यों को बता के चले जाते हैं। और जो सदस्य अनुपस्थित है लेकिन ना तो उसने कोई सूचना दी कि मैं किस कारण से नहीं आ रही हूँ, क्या कारण है, कुछ भी नहीं पता चला उसका, तो
इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें लिखते हैं आज की बैठक में 11 सदस्य में 9 सदस्य उपस्थित हुए तथा गीता देवी बीमार होने के कारण नहीं आ पाई। यानी इस सदस्य ने सूचना दे दी थी कि भाई मैं समूह में आज बैठक में नहीं आ पाऊंगी, और विमला देवी ने इस प्रकार की कोई सूचना यहाँ पे नहीं भिजवाई। तो यहाँ पे लिखा गया है कि सभी सदस्यों ने चर्चा की कि विमला देवी बिना सूचना के आज मीटिंग में नहीं आई है, अनुपस्थित रही है। तो सब सदस्यों ने मिलकर 5 रुपये दंड लगाने का निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन सभी समूह के सदस्यों ने अपना नियम बना रखे हैं। कुछ नियम जिस समूह के अंदर बनाते हैं, बैठक करने का जो नियम होता है, जिस सभी लोग जानते हैं कि समूह के अंदर बैठक गोल घेरे में करना है, कितनी बजे का टाइम है अपना, कौन से बार को करना है, कितनी बचत लानी है, कितना किस प्रकार से किस्त लेके आना है, ये सारे समूह के अंदर नियम, कुछ हमने लगभग 20 नियम अपने समूह के अंदर होते हैं। तो उन्हीं नियमों से अपने ये नियम भी कुछ सदस्यों द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो जिनका सदस्य अगर पालन करते तो इसके अनुसार इसमें दंड लिया जाता है। तो उन नियमों के अनुसार इसमें सदस्यों ने अपना दंड लगाया। तो अगर कोई सदस्य, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया कि 11 सदस्य आते तो 11 सदस्य लिख दिया, और अगर कोई सदस्य नहीं आता है तो इस प्रकार से अपने को इसमें लिखना चाहिए, जिससे कि सभी को पता रहे कि कौन से सदस्य इस मीटिंग में नहीं आए थे, ताकि अगली मीटिंग में उसके बारे में चर्चा की जा सके और अगली मीटिंग में उनसे दंड भी लिया जा सके और नहीं आने का कारण भी जाना जा सके। अगर हमने यहाँ पे किसी सदस्य का नाम नहीं लिखा होता तो ये कभी पता नहीं चलता कि हमारे मीटिंग में आज में से 10 में से 9 सदस्य कौन कौन से आए थे और 2 सदस्य कौन से नहीं आए थे। इसके लिए हमको नाम लिखना यहाँ पर जरूरी है। इसके बाद में अगला हमारा जो बिंदु है एजेंडे का, वो है पिछली बैठक की कार्यवाही। इस एजेंडे की विस्तृत जो जानकारी है वो हम इस प्रकार से लिखेंगे कि पिछली बैठक की कार्यवाही, जो कि उसको पुस्तक संचालक को पढ़कर सुनानी होती है कि पिछली बैठक में हमारे पास क्या क्या हमने क्या क्या कार्यवाही की थी, किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई थी हमारे पास में। तो वो सारी बैठक पुस्तक जब पुस्तक संचालक पढ़ के सुनाता तो इसमें लिखा, पुस्तक संचालक को लिखना चाहिए कि पुस्तक संचालक द्वारा पिछली बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाई गई। पढ़कर सुनाई गई। जिसमें पिछली बैठक में मीरा देवी को सिलाई मशीन के लिए ऋण किया गया था, उसकी जांच की गई। यानी पिछली बैठक में जब चर्चा की तो पता चला कि पिछली बैठक में मीरा देवी को सिलाई मशीन खरीदने के लिए ऋण दिया गया था। तो उन्होंने वो सिलाई मशीन खरीदी या नहीं खरीदी, इसके बारे में सब सदस्यों को जानकारी दी गई, जांच की गई उसकी। और दूसरा, है संतरा देवी ने पिछली बैठक की अंतिम शेष राशि ₹250 इस बैठक में जमा करवाई। यानी पिछली मीटिंग में जिस सदस्य को हमने अंतिम शेष राशि दी थी
उस सदस्य ने वो पिछली बैठक की जो अंतिम शेष है उस बैठक में जमा करवाई, क्योंकि पता चला सब सदस्यों को इनको पास 250 पे इनको दिए गए थे, और जैसे ये चर्चा आई तो उस सदस्य से पैसे वो वापस वहाँ से ले लेके कि लाओ दीदी आपको पिछली बैठक में दिए गए थे, ये 250 इस बैठक में आप जमा करवा दो। तो ये सब चीज़ें अपन विस्तार से लिखेंगे तो अपने को ये चीज़ें पता चलेंगी कि पिछली, अगर ये सब मुद्दे नहीं लिखेंगे हम तो ये पता नहीं चलेगा कि पिछली बैठक में किसको क्या दिया गया था, और ये चर्चा ही नहीं होगी तो उस पैसे के वापस लेने में भी कोई चर्चा नहीं होगी, तो हो सकता है शायद वो पैसा वापस अपना लेने में दिमाग से निकल जाए, वो पैसा छूट जाए। इसलिए हमारी पिछली बैठक की कार्यप्रणाली पर समीक्षा करना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके बाद में अपना आता है, और इस चीज़ में एक चीज़ का और भी ध्यान रखें कि अगर हो सकता है कि हमने किसी सदस्य को या उस बैठक के अध्यक्ष को या फिर किसी को भी हमने बैंक में पैसे जमा कराने की जिम्मेदारी दी हो, तो उसमें लिखा जाता है कि अगर हमने जैसे अध्यक्ष है कोई भी है तो उसमें लिखा जाता है कि हमने उस सदस्य को बैंक में जमा कराने के लिए पिछली बार 1000 रुपये दिए थे, तो इस बैठक में हम ये भी चर्चा कर सकते थे कि उन्होंने वो 1000 रुपये बैंक में जमा किए या नहीं किए, उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मात्र 250 रुपये अंतिम शेष राशि बची, तो वो हमने यहाँ पे दिखा दी, तो वो सारी चर्चाएं भी हमें यहाँ पे करनी चाहिए। उसके बाद में आता है बचत जमा। अगला हमारा जो एजेंडा है वो है बचत जमा। तो इसमें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जैसे अगर हमारे सभी सदस्यों ने पूरी अपनी बचत जमा करवा दी है, जैसे प्रत्येक सदस्य ने 20 रुपये तय करी है, तो 20 रुपये के हिसाब से 11 सदस्यों की, तो यहाँ पे लिखेंगे हम आज की बैठक में रुपये 20 रुपये प्रति सदस्य के अनुसार सदस्यों की 11 सदस्यों की बचत प्राप्त, 11 सदस्यों की 11 गुना 20 बराबर 220 रुपये बचत प्राप्त हुई। क्योंकि यहाँ पे हमारे पूरे 11 सदस्य हमने उपस्थित होते हुए दिखाया है, तो यहाँ पे 11 सदस्य हुए हैं, तो 11 सदस्यों ने अपनी पूरी बचत जमा करवा दी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर पूरी बचत सभी सदस्यों ने करवाई है तो हम यहाँ लिखेंगे कि 11 गुना 20 बराबर 220 रुपये प्रति सदस्य की बचत हमको प्राप्त हुई। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 11 सदस्य उपस्थित तो हुए हैं लेकिन किसी एक सदस्य के पास पैसा नहीं था, जिसके कारण वो बचत जमा नहीं करवाई। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आज की बैठक में 11 सदस्यों में से 10 सदस्यों ने अपनी बचत जमा करवाई। मीरा देवी उपस्थित तो हुई लेकिन उनके पास पैसा नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी बचत जमा नहीं करवाई। इस प्रकार से हम इसमें विवरण इसमें लिख सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे पूरे 11 सदस्यों को उपस्थित दिखाया है और सभी सदस्यों ने अपनी बचत भी जमा करवाई, तो हमने यहाँ पे लिखा कि पूरे 11 सदस्यों की पूरी बचत प्राप्त हुई है। अगर आप इसमें कुछ कम होते तो सदस्य का नाम अवश्य डालें इसके अंदर कि कौन सा सदस्य नहीं आया था। जैसे कि अगर मान लीजिए 11 सदस्यों में से 10 सदस्यों ने अपनी बचत जमा करवाई, मान लीजिए, सिर्फ उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि आज की बैठक में 20 प्रति सदस्य के अनुसार 10 सदस्यों की बचत 10 गुना 20 बराबर 200 रुपये प्राप्त हुई। और राधा देवी उपस्थित तो हुई, लेकिन अपनी बचत जमा नहीं करवाई। अगर कोई सदस्य इस प्रकार से पैसे जमा नहीं करवाती है, उपस्थित होती है, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा छठवां बिंदु है एजेंडे का, किस्त एवं ब्याज वसूल। इसमें सदस्य अपने किस्तें जमा करवाते हैं और ब्याज जमा करवाते हैं।
तो इसके लिए हमको एक सारणी बनानी पड़ती है और सारणी में हम नई जानकारी इसमें भरते हैं इसमें। तो सबसे पहले क्रम संख्या, सदस्य का नाम, ऋण का उद्देश्य यानी सदस्य ने किस काम के लिए ऋण लिया है और उसकी कितनी वो किस्त चुकाएगा और कितना ब्याज चुकाएगा, दोनों मिला के कुल कितना चुकाएगा। जैसे इन्होंने आटा चक्की के लिए ऋण लिया था और इन्होंने इस माह में किस्त जमा करवाई है, 500 रुपये किस्त जमा करवाई है और 50 रुपये ब्याज जमा करवाया है। तो यहाँ पर और दोनों मिला के कुल कितने में 550। इस प्रकार से हमें सदस्यों की जानकारी इसके अंदर अपने को यहाँ पे लिखनी है। और इसी प्रकार और किसी सदस्य की किस्त आई है तो हम और सदस्यों का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए राधा देवी है, उन्होंने लिए थे इलाज के लिए, बीमारी के इलाज के लिए उन्होंने पैसे लिए थे, वो लिए थे उन्होंने 1000 रुपये, जिसके वो किस्त जमा करवाती है अपने 100 रुपये और अपना बैंक का ब्याज बना है 80 रुपये। ठीक है, 80 रुपये इनका ब्याज जमा करवाया है उन्होंने, अपने किस्त जमा कराया, तो टोटल कितने हो गए, उन्होंने लिए थे 1000 लिए थे उन्होंने, अपनी छोटे छोटे किस्तों में पैसों को चुका रही है, 100 मैंने किस्त जमा करवा रही है, इन्होंने टोटल दिए 180 रुपये। इस प्रकार जिन जिन सदस्यों ने जमा करवाया है उनका अपन यहाँ पे विवरण इसमें लिखते हैं। यहाँ पर 2 सदस्यों ने जमा करवाई है तो मैंने 2 सदस्यों का विवरण लिखा है। अब यहाँ पर दिखा देंगे अपन कुल, यानी कुल आज की बैठक में इसका टोटल लगा देंगे, आज की बैठक में कुल कितनी किस्त आई और कितना ब्याज आया। अगर ज़्यादा सदस्य किस्तें जमा करवाते तो ये कॉलम बढ़ भी जाएगा, कम करवाते तो इसका कॉलम को अपन छोटा भी बना सकते हैं। तो सदस्यों की आने की ऋण के अनुसार अपन इसका कॉलम बनाते हैं। कुल हो गया, जैसे इसमें हो गया 600 रुपये किस्त आई और 130 रुपये ब्याज आया, टोटल हुआ 730 रुपये। इस प्रकार से हमें इसके अंदर लिखना है। दूसरी चीज़, अब ये लिखते समय एक चीज़ का हमें ध्यान में रखना है कि अगर हमसे यहाँ पे कुछ गलती हो जाए लिखने में तो हमें पुस्तक के अंदर काट छाट नहीं करनी है। जैसे हमको यहाँ पे लिखना था 500 रुपये और गलती से हमसे लिख गया यहाँ पर 700 रुपये, तो हमें यहाँ पर इसको ये कट नहीं लगाना है। हमें क्या करना है, यहाँ पर इस पर गोला लगा देना है। ना तो हमको इसको पूरा ढकना है, ना ही हमको इस पर क्रॉस करना है और ना ही हमको इसमें कोई छेड़छाड़ी करनी है। हमें सीधी सीधी जो राशि हमारी गलत लिख गई है वो राशि पे हम लोग गोला कर देंगे और सही जो राशि है वो हम लोग इस पर दोबारा से लिख देंगे और पदाधिकारियों के यहाँ पर हस्ताक्षर करवा लेंगे, ताकि बाद में कोई ये नहीं कह सके आपने काट छाट के आपने इसमें कोई गलती करी है। पदाधिकारी के हस्ताक्षर होंगे तो इनके प्रूफ होगा कि हाँ पदाधिकारियों के सामने ही गलती हो गई थी और उनके सामने इसको सुधार किया गया है। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना है पुस्तक संचालक की, हमें हमारी पुस्तक में काट छाट नहीं करनी है। जो भी लिखा गया उसको सही तरीके से सुधार करके उसको यहाँ पे लिखना है। इस प्रकार से अपने को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं एजेंडे के 7वें बिंदु पे। ये एजेंडा भी जो हम तैयार करते हैं तो हमें बिना कॉलम छोड़े ही हमको तैयार करना, बिना लाइन छोड़े ही हमको एजेंडा तैयार करना होता है। ये वाले जो बिंदु है ये सारणी भी, तो ये है नया ऋण की स्वीकृति और इसके लिए भी सारणी बनाई जाती है। इसमें सबसे पहले आता है क्रम संख्या, सदस्य का नाम और वो सदस्य किस काम के लिए, किस उद्देश्य के लिए ऋण लेना चाहती है, वो ऋण का उद्देश्य। उसके बाद में आता है उस सदस्य द्वारा मांग की गई राशि, यानी उस सदस्य ने कितना पैसा मांगा है। उसके बाद में आता है वितरित राशि, यानी समूह द्वारा उस सदस्य को कितनी राशि दी जाएगी। उसके बाद में आता है किस्तों की संख्या, यानी जो सदस्य ऋण लेगी उस ऋण को वो कितनी किस्तों में चुकाएगी। और वहाँ पे आएगी ब्याज की दर की, ब्याज की दर क्या तय की गई है और सदस्यों के हस्ताक्षर। अंत में आएंगे सदस्य के हस्ताक्षर जिसने ऋण लिया है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारे समूह के अंदर ये अनिता देवी है, इन्होंने मांगा है अपने बच्चे की स्कूल की परीक्षा की फीस भरने के लिए 200 रुपये मांगे हैं। और रानी है, इसने बीज के लिए मांगे हैं 500 रुपये। और ये अंजलि है, इसने मांगे हैं दुकान का सामान लाने के लिए 1000 रुपये। और ये भूरी देवी है, इन्होंने इलाज के लिए मांगे हैं 300 रुपये। कुल मिलाकर हमारे इस समूह के अंदर आज जो ऋण की मांग हो रही है वो हो रही है 2000 रुपये की। लेकिन अगर हमारे समूह में इतना पैसा नहीं है, कम पैसा है, तो हमें इसमें सबसे पहले मांग की देखने की ज़रूरत है। भाई किसकी मांग, किसको पहले पैसा मिलना चाहिए, किसका पैसा, किसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा अधिक है, तो वो चीज़ों को हमको पहले देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि अभी हमने पहले किस्त और ब्याज में दिखाया कि हमारे पास मात्र 600 रुपये तो किस्त आई है और 130 रुपये ब्याज आया, मतलब कुल 730 रुपये प्राप्त हुए।
और उसके बाद में हमारे पास बैंक खाते में पड़े हैं मात्र 1500 रुपये खाते के अंदर। तो उसमें हमको देखना पड़ेगा कि हमारे पास इतनी राशि है भी या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ज़रूरत पहले किसकी है। तो सदस्य से पहले ये जानना चाहिए सदस्यों को कि भाई पहले किसकी ज़रूरत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए, स्कूल फीस ज़रूरी है, या बीज ज़रूरी है, या फिर दुकान के लिए ज़रूरी है, या फिर इलाज के लिए ज़रूरी है। तो अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है तो सबसे पहले उसका इलाज महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर व्यक्ति बीमार होने के बाद उसकी मृत्यु होगी तो बाद में पैसे मिले हुए किसी काम में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले उसका इलाज होना ज़रूरी है। तो ये जो सदस्य हैं, इन सदस्यों ने, सभी समूह के सदस्यों ने सहमति से इनको 300 रुपये देने की स्वीकृति प्रदान करी। तो इनको दिए गए ऋण राशि 300 रुपये में इनका इलाज होना पहले ज़रूरी है। सब सदस्यों ने मिलकर तय करके उनको दिया है। इसी प्रकार यह परीक्षा बाध्यता है जिसको परीक्षा फीस भरने के लिए चाहिए, क्योंकि अगर इसके बच्चे की परीक्षा फीस नहीं भरी गई तो शायद ये भी अपना इसका जो बच्चे का एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, और एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा उसका पूरे बच्चे का उसका समय टाइम खराब हो जाएगा। इस वजह से उसको फीस के लिए पैसा देना जरूरी। तो इसकी फीस के लिए भी उन्होंने 200 रुपये स्वीकृति दी। उसके बाद में आता है बीज के लिए, क्योंकि बीज फसल का जो टाइम होता है वो समय पर नहीं बोया गया तो बाद में बोना भी बेकार है। तो बीज के लिए भी उस महिला को पैसा देना जरूरी। तो इसलिए सभी सदस्यों ने निर्णय करके उनको भी 500 रुपये ऋण की स्वीकृति प्रदान की। अब बचता है हमारे पास समूह के अंदर टोटल 1000 रुपये। ठीक है, ये हो गए टोटल 1000। अब इनके लिए दुकान के लिए 1000 रुपये पूरा नहीं बन पा रहा है, क्योंकि खाते में जो पैसा थोड़ा वहाँ पे भी रहना जरूरी है। तो इनके लिए ऋण की स्वीकृति प्रदान इस बार इनको कहा गया है कि आपको इस बार ऋण नहीं मिलेगा, आपको अगली बार ये राशि आप लोग ले सकते हो। तो यहाँ पे इनके ऋण की स्वीकृति इस बार नहीं की गई। तो इस प्रकार कुल ऋण कितना दिया गया? 1000 रुपये। इस प्रकार से हमारे सदस्य समूह के अंदर कुल 1000 रुपये की ऋण वितरण की स्वीकृति दी गई है। और अब ये अनिता देवी ने इन 200 रुपये को 2 किस्तों में चुकाने के लिए कहा। तो यहाँ पे किस्तों की संख्या आ जाएगी 2, और समूह के अंदर जो ब्याज दर रखी गई है वो रखी गई है 2%, यानी 2 रुपये प्रति सैकड़ा, यानी 24%। ब्याज दर सभी के लिए समान है। और यहाँ पे आ जाएंगे सदस्यों के हस्ताक्षर। इधर अपने को सदस्यों के हस्ताक्षर करवाने पड़ेंगे। जैसे ये आगे अनीता, इसके बाद में है रानी, इसके बाद में है भूरी देवी। सदस्यों के हस्ताक्षर करवाना अपने को इसमें नहीं भूलना है, क्योंकि हमारे पास प्रूफ होता है कि सदस्य ने पैसा लिया है तो उसने खुद ने स्वयं के उसके हस्ताक्षर किए हुए हैं। अगर हम हस्ताक्षर नहीं करवाते हैं तो बकायदा सदस्य ये भी कह सकता है कि आपने इसमें पैसे दिए हैं लेकिन मेरे इसमें हस्ताक्षर नहीं है। तो आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने पैसे लिए हैं? तो इसमें हस्ताक्षर करवाना नहीं भूलना चाहिए। इस प्रकार से ये होता है हमारे नए ऋण मंजूरी की सारणी इस प्रकार तैयार की जाती है। तो जब भी मीटिंग में, जिस मीटिंग में भी ये नए ऋण स्वीकृति की जाए, इसी प्रकार से अपने को सारणी तैयार करनी है। और इसी प्रकार सदस्यों की जरूरतों को महत्व देते हुए, पहले जो महत्वपूर्ण जरूरतें हैं उनको ध्यान में देते हुए रखते हुए भी ऋण देना चाहिए। तो वो तो काम होगा अपने समूह के सभी सदस्यों का, लेकिन ये लिखने का जो काम है वो है पुस्तक संचालक का। तो पुस्तक संचालक को अपना काम सही तरीके से करना है। अब है एजेंडे का 8वां बिंदु, यानी प्राप्ति और भुगतान का विवरण। यानी आज की बैठक में हमारे समूह में कुल कितनी प्राप्ति हुई, यानी कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा आया और कहाँ कहाँ पे कितना पैसा गया, इसका विवरण हम लोग तैयार करते हैं। तो प्राप्ति और भुगतान के अंदर निम्न प्रकार के पहले सबसे पहले तो बिंदु अपन देख लें कि कौन कौन से बिंदुओं पे अपना पैसा आ सकता है, कौन कौन से बिंदुओं पे अपना पैसा जा सकता है। बाकी का फिर अपन देखेंगे कि हमारे समूह में जो बिंदुओं पर चर्चा हुई है, जहाँ से पैसा आया, सिर्फ उन्हीं मदों को अपन लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रारंभ शेष राशि, यानी पिछली बैठक की जो अंतिम शेष राशि होती है वो हमारे पास इस बैठक में सबसे पहले आती है, तो वो कहलाएगी प्रारंभ शेष राशि। तो वो राशि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद में है बचत जमा, यानी आज की बैठक में जो बचत राशि प्राप्त हुई है वो राशि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद में आता है किस्त वसूल, यानी आज की बैठक में जो किस्तें वसूल हुई है वो किस्त की राशि टोटल करके अपने को यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद में है ब्याज वसूल, यानी टोटल जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो अपने को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में है दंड वसूल, अगर हमारे समूह के अंदर आज की बैठक में कोई दंड आया है तो वो अपने को यहाँ लिखना है, नहीं आया है तो नहीं लिखना है। उसके बाद में है बैंक शेष से प्राप्त ब्याज, यानी हमारे इस महीने के अंदर
या इस बीच में कुछ बैंक से कुछ ब्याज प्राप्त हुआ है तो वो अपने को यहाँ पे लिखना है, नहीं आया है तो नहीं लिखना है। उसके बाद में आता है अन्य आय। अगर इन सब चीज़ों के अलावा कहीं और से हमारे पास में पैसा आया है तो वो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे अन्य आय का जरूरी नहीं कि अन्य आय, यहाँ पे अन्य आय अन्य आय भी हो सकती है या फिर अन्य और टॉपिक भी हो सकता है। जैसे हमें ग्राम संगठन से ऋण प्राप्त हुआ तो वो भी हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर ग्राम बैंक से ऋण प्राप्त हुआ तो वो भी हम लोग यहाँ पे प्राप्ति के अंदर ही दिखाते हैं। तो जहाँ जिस मद से हमको पैसा प्राप्त हुए उस मद का नाम हमको यहाँ पे लिखना है और उस मद से प्राप्त राशि को हमें प्राप्त में दिखाना है। उसके बाद में आता है भुगतान का विवरण, यानी जो इधर प्राप्ति हुई वो राशि हमने कहाँ पे उसको पैसे को लगाया। सबसे पहला बिंदु आता है नया ऋण स्वीकृति, यानी हमारे पास जो पैसा आता है उसमें से हम सदस्यों को नया ऋण देते हैं। तो अगर हमने नया ऋण दिया है तो वो राशि हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में आता है ग्राम संगठन को किस्त का भुगतान, यानी ग्राम संगठन को हमने कितनी किस्त भुगतान करी और ग्राम संगठन को कितना ब्याज यहाँ पे भुगतान हमने किया। उसके बाद अगर हमारा बैंक से ऋण मिला हुआ है हमें तो बैंक की लोन की हमने कितनी किस्त भुगतान करी और बैंक को कितना ब्याज भुगतान किया। उसके बाद में हमारा जो पुस्तक संचालक जो हमारी किताबें लिखने का कार्य करता है उसका जो मानदेय तय किया होता है तो उसको हमने कितना दिया वो राशि यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में अगर हमारे समूह के किसी काम से आने जाने में कोई सफ़र खर्च हुआ है तो वो राशि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद समूह के अंदर पुस्तकों से संबंधित या फिर पेन वगैरह कुछ खरीदने के लिए, मोहर वगैरह बनवाने के लिए, पेड़ बनवाने के लिए या फिर कोई किताब पुस्तकें हमने खरीदी है तो उसके लिए हमें कोई खर्चा हुआ तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फोटोकॉपी के लिए भी हो सकता है और भी कोई खर्च हो सकता है जो स्टेशनरी से संबंधित हो तो वो खर्चा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में आता है बैंक में जमा, यानी बची हुई राशि में से हमने कितनी राशि को बैंक में जमा करवाया। और अन्य भुगतान, इन सब के अलावा कोई अन्य खर्च भी अगर हमने किया है तो वो हम यहाँ पे अन्य भुगतान या व्यय में हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। कुल मिला के ये है कि हमारे पास जितना राशि प्राप्त हुई है उतना भुगतान उसका हमारे बराबर हमारे पास बैलेंस बैठना चाहिए। अब जो राशि बच जाए वो हम लिखेंगे अंतिम शेष राशि में। पैसा भुगतान करने के बाद जो शेष राशि हमारे हाथ में नकद बच जाती है वो कहलाती है हमारी अंतिम शेष राशि, जो हमारे यहाँ पे अंत में लिखी जाती है। इस प्राप्ति और भुगतान का जो योग होता है वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अगर ये योग बराबर नहीं आता तो कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती हुई है, इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसे हमें देखिए हमारे यहाँ पे जो हमने पिछली बैठक का जो एजेंडा लिखा था उसमें हमने लिखा था कि प्रारंभ राशि कितनी प्राप्त हुई, तो उसमें हमने बताया था कि 250 रुपये अपने को यहाँ पे पिछली बैठक की अंतिम शेष राशि प्राप्त हुई थी, तो वो 250 रुपये हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में बचत जमा, यानी हमारे समूह के अंदर बचत कितनी इसमें आई थी, इसमें जो हमने लिखा था पहले 200 रुपये। उसके बाद में किस्त जो अभी आपने लिखा था इससे पिछले वाले के अंदर अपन ने तो लिखा था अपन ने 600 रुपये किस्त आई थी और ब्याज आया था 130 रुपये, तो सेम वही विवरण अपने को यहाँ लिखना है। उसके बाद में दंड इस बैठक में कुछ भी नहीं आया था। उसके बाद में बैंक शेष से प्राप्त ब्याज, अभी कोई बैंक से प्राप्त ब्याज हमको नहीं मिला है। अगर कुछ मिलता तो बैंक की डायरी में एंट्री करवा के देखकर हम लोग यहाँ पे लिख देते। उसके बाद बैंक से निकाली गई राशि, बैंक से हमने निकाले हैं 500 रुपये और इसके अलावा हमें अन्य कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है अभी तक। तो हमारा जो योग है वो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 1680 रुपये हमारे को यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। मतलब हमारे पास जो टोटल पैसा आया हुआ 1680 रुपये है। तो ये हमारा जो प्राप्ति का योग है वो आया है 1680 रुपये। अब इस राशि में से हमने क्या क्या भुगतान किया, एक तो अपन ने नया ऋण स्वीकृति दी, तो नया ऋण स्वीकृति अपन ने कितनी करी है 1000 रुपये, तो वो राशि हम लिखेंगे 1000 रुपये। ठीक है, अगर ये राशि हमने नगद ली है तो हमने पहले बता दिया था कि अपन इसको नगद के रूप में लिख देंगे। अगर ये राशि हमने चेक के द्वारा ऋण देते हैं तो अलग से लिखते हैं, तो हमने तो यहाँ पे नगद दिया है तो यहाँ पे नगद में इसका विवरण यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में ग्राम संगठन को किस्त भुगतान, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पे कोई ग्राम संगठन का ऋण मिला हुआ नहीं है तो हमने कोई ग्राम संगठन की किस्त में भुगतान नहीं की। अगर ग्राम संगठन से ऋण मिला हुआ होता तो हम यहाँ पे ग्राम संगठन को दी जाने वाली किस्त भी यहाँ पे लिखते, और जब किस्त जमाने के बाद हमने कोई ब्याज भी जमा नहीं करवाया क्योंकि अभी तक कोई ऋण हमें मिला ही नहीं है। इसी प्रकार अभी तक इस समूह का बैंक से लोन भी नहीं हुआ है तो बैंक की किस्त भी हम लोग यहाँ भुगतान नहीं करेंगे। अगर बैंक लोन हो रखा हो तो बैंक की जो किस्त हमने देते हैं वो किस्त और ब्याज भी हमको अलग अलग लिखना पड़ता है यहाँ पर।
इसी प्रकार पुस्तक संचालक का मानदेय, यानी पुस्तक संचालक जो किताबें लिखने का कार्य करता है उसको कितना मानदेय दिया गया है। जैसे इस बैठक में उसको दिया गया है 50 रुपये। ठीक है। उसके बाद में सफर खर्च, इस बैठक में कोई सफर खर्च नहीं हुआ है। ठीक है। और स्टेशनरी खर्च भी नहीं हुआ है। बैंक में जमा राशि, अब देखते हैं हमारे पास कितना पैसा बचा। 1680 रुपये हमें प्राप्त हुए थे, उसमें से हमने कितने दिए, 1000 रुपये तो अपन ने नए ऋण स्वीकृति में दे दिया। उसके बाद में अपने पास से 50 रुपये अपने पास खर्च हो गए इसमें पुस्तक संचालक के मानदेय में। अब कितनी राशि बची अपने पास में, तो अंतिम शेष राशि हमारे पास बची 630 रुपये। इस 630 रुपये में से अब ये जो राशि बची है ये उन्होंने कहा कि अंतिम शेष राशि रख लेते हैं, और अगले जो सदस्य ने मांग की है उनको पैसे की आवश्यकता है बीज के लिए, दुकान का सामान लाने के लिए 1000 रुपये, तो जब अगली बैठक में आएगा तो मिलाकर उनको पैसा दे दिया जाएगा। इसलिए बैठक में वो राशि उन्होंने अंतिम शेष राशि अपने हाथ में ही रखी गई है, ताकि अगली बैठक में फिर से उनको बैंक ना जाना पड़े और जो पैसा आएगा वो मिलाकर उनकी राशि उनको दी जा सके। तो आज की बैठक की जो अंतिम शेष राशि वो यहाँ पे लिख देंगे, और टोटल कितना हो प्राप्ति और भुगतान का 1680 रुपये। इस प्रकार ये प्राप्ति और भुगतान हमेशा बराबर आना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राप्ति और भुगतान का विवरण 8वां बिंदु एजेंडे का। हमारा 9वां नंबर का जो एजेंडा बिंदु है वो है बैंक लेन देन। ठीक है। तो इसके अंदर बैंक लेन देन में हमारे द्वारा जो लिखा जाता है विवरण विस्तारित रूप में, तो वो लिखा जाता है अगर हमने बैंक से कोई पैसा निकाला है तो उसका, आज की बैठक के लिए हमने कोई पैसा निकाला है तो उसका विवरण भी हम यहाँ पे लिखेंगे, और आज की बैठक में अगर हमने कोई पैसा जमा करवाने के लिए कोई बात कही गई तो वो विवरण भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो आज की बैठक में हमारा जो प्राप्ति भुगतान हमने बनाया था उसके अंदर हमने बैंक में कोई जमा राशि हमने नहीं दिखाई गई है, तो हमने मात्र उसमें बैंक से 500 रुपये निकाले गए, वही राशि हमने यहाँ पे दिखाई है। तो वही राशि हम यहाँ पे लिखेंगे कि आज की बैठक में बैंक से 500 रुपये निकाले गए, और बाकी अगर हम यहाँ पे वो 650 रुपये जो बचे हमारे अंत में, वो अगर हम वहाँ पे नहीं लिखते अंतिम शेष राशि में और उसको हम लिखते कि बैंक में जमा करवाया गया, तो फिर हम यहाँ पे भी लिख देते कि 500 रुपये बैंक से निकाले गए और आज की बैठक में 600 जो अंतिम शेष राशि बची गई उसको बैंक में जमा करवाया गया, इतनी राशि जमा करवाई गई। लेकिन हमने वो पैसे बैंक में जमा नहीं करवाए गए, अंतिम शेष राशि नगद रूप में हाथ में रखी गई, तो उसको विवरण हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे। इसलिए अगला बिंदु आता है हमारा 10वां नंबर का, जो है ग्राम संगठन का समाचार। अब ग्राम संगठन का जो समाचार है वो ये है कि जैसे हमारी जो भी पदाधिकारी अगर हमारी इस बैठक के पहले पिछली बैठक में ग्राम संगठन में जाकर आए हैं तो उन्होंने हमको क्या सूचना दी, या फिर अगर आज की बैठक के बाद में अगली बैठक में हमारे यहाँ से ग्राम संगठन में कोई पदाधिकारी जाएंगे तो वो क्या सूचना वहाँ पे लेके आएंगे और क्या सूचना वहाँ पे बता के आएंगे, तो वो जानकर हमको यहाँ पे लिखनी होती है। जैसे कि ग्राम संगठन के अंदर सूचना आई है कि CLF के अंदर आम सभा का आयोजन आने वाले अगले महीने की 20 तारीख को किया जा रहा है, और वही सूचना हमारे पदाधिकारियों ने आकर हमको बताई, तो वो विवरण हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो ग्राम संगठन बैठक में अगले माह में तारीख को आम सभा के बारे में सूचना दी गई, जिसे पदाधिकारियों ने समूह के सभी सदस्यों को बताया।
यानी ग्राम संगठन में बैठक में अगले माह में 20 तारीख को आम सभा के बारे में सूचना दी गई कि आने वाले जो अगला महीना है उसकी 20 तारीख को हमारे ग्राम संगठन में आम सभा की जाएगी, या फिर ग्राम संगठन में नहीं या फिर CLF में कोई आम सभा का आयोजन किया जा रहा है, तो जो भी सूचना वहाँ पे दी जाती है वो यहाँ पर आके सदस्य जो समूह के पदाधिकारी है वो यहाँ पे आके बताते हैं। तो हमारे जो ग्राम संगठन के पदाधिकारी ग्राम संगठन में गए तो उनको ये बताया गया कि हमारे अगले माह की 20 तारीख को ग्राम संगठन की आम सभा की जाएगी, और वही सूचना यहाँ पर समूह के पदाधिकारी ने समूह के सदस्यों को आके बताया। तो ये जानकारी हम इस प्रकार यहाँ से इसमें लिखेंगे। या तो ये तो आम सभा की जानकारी होगी, इसके अलावा कोई और भी जानकारी होती है, जैसे कि आज की बैठक में हमने निर्णय लिया कि हमारे को ग्राम संगठन से ऋण की आवश्यकता है, तो वो सूचना भी हम लोग या विवरण भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे ग्राम संगठन में अगली बैठक में जब जाएंगे तो हमारे समूह के अंदर जो ऋण की आवश्यकता है उसके लिए हम ग्राम संगठन से ऋण हमको लेना है, तो उसके ऊपर भी चर्चा जो करते हैं वो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसके अंदर। या फिर ग्राम संगठन द्वारा कोई योजना की जानकारी बताई जाती है तो वो जो भी जानकारी दी गई वो भी हम लोग इसका विवरण हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ग्राम संगठन द्वारा ये निर्णय लिया गया या ये नई जानकारी दी गई जिसके बारे में पदाधिकारी ने हमको यहाँ पे आके बताया। तो जो भी चर्चा होती है वही विवरण हम लोग यहाँ पे उसमें लिखेंगे। उसके बाद में आता है 11वां नंबर का बिंदु, यानी हमारा आता है व्यक्तिगत समस्याओं पर चर्चा। जैसे अगर कोई समूह की बैठक के अंदर किसी सदस्य ने अपनी व्यक्तिगत समस्या रखी है, जैसे रामा देवी है, उन्होंने कहा कि मेरे पति बहुत शराब पी के आते हैं या उन्होंने मुझसे मारपीट करते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, आप लोग मेरे बारे में मेरी को इसमें सहायता कर सकते हैं। या फिर जो सीमा देवी है, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे की बीमार है, उसके इलाज के लिए बस पैसा नहीं है, मैं उसके कैसे कहाँ पे दिखाऊँ, क्या करूँ उसके लिए। उन्होंने जो भी व्यक्तिगत समस्या पर चर्चा की वो अपने उसका विवरण हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे इसमें लिखा कि हम लोगों ने राधा देवी ने अपनी समस्या बताई कि उनके पति शराब पीकर मारपीट करते हैं और करते हैं जिसके लिए सभी समूह की महिलाओं ने राधा देवी के घर जाकर उनके पति को समझाने का निर्णय लिया। जो भी महिला अपनी समस्या बताती है तो उस समस्या पे क्या चर्चा की महिलाओं ने, उसका क्या निकाला, उसका निष्कर्ष निकाला, वो सारी चीज़ अपने को यहाँ पर लिखनी है। सिर्फ चर्चा की वो नहीं, सिर्फ चर्चा तो अपन करते हैं लेकिन उसका क्या निष्कर्ष निकाला है वो चीज़ भी अपने को यहाँ पर लिखनी है। अब हम चलते हैं हमारे एजेंडा के 12वें बिंदु पर, जो है गाँव की समस्या। गांव का समाचार है, गांव की समस्या का समाधान। गांव की समस्या पर चर्चा, या फिर गांव का कोई अन्य समाचार है तो उसके ऊपर चर्चा। तो हमारे गांव पे जैसे महिलाओं ने चर्चा निकाला, जैसे अभी गांव में कई तरह की सूचनाएं हो सकती है, समाचार हो सकते हैं या समस्याएं हो सकती है, पानी से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, या फिर गांव में आसपास जो गंदगी होती है उससे संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, बिजली से संबंधित हो सकती हैं,
रोड लाइट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं या रोड से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। तो जो समस्या हमारे महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा समस्या है उसके ऊपर और उसका समाधान हम अपने स्तर पे कर सकते हो जो अपने संभव हो सके, तो उस तरह के हम समस्याओं पर पहले चर्चा कर सकते हैं और उन समस्याओं का समाधान सब मिलकर एक साथ निकाल सकते हैं। तो जैसे इसमें डाल सकते हैं कि गांव में जो गंदगी फैली हुई है अपने घरों के आसपास जो है ना, बाकी दूसरों का चलो अपन बाद में, लेकिन सबसे पहले हमें अपने घरों पे ध्यान देना चाहिए, बाकी बाद में अपन दूसरों को अपन कहें, पहले अपने के साथ मिले। तो गांव में सभी सदस्यों ने गांव में गंदी नालियों की समस्या पर चर्चा किया। चर्चा की और साफ सफाई हेतु सबने निर्णय लिया कि नालियों को ढककर रखा जाए, जिससे उसमें कचरा ना पड़े, रखा जाए और कचरा पात्र का इस्तेमाल किया जाए, उपयोग किया जाए। यानी गांव की जो समस्या थी वो है, गांव में जो सबसे ज़्यादा समस्या जो लोगों के है वो है अपने साफ सफाई की समस्या। यानी गांव में नालियों की वजह से गंदी जो नालियाँ होती है उनमें पानी बाहर से बहता रहता है नालियों में, तो वो समस्या इसके बारे में चर्चा की और सबने चर्चा करके निर्णय किया कि सबसे पहले तो नालियों के ऊपर ढक्का जाए, जिसके ऊपर कचरा ना भरे और पानी भर के बाहर ना निकले, और सभी लोग अपने अपने घरों में कचरा पात्र का उपयोग करें जिससे कि बाहर गंदगी ना फैले। ये होगी हमारी गाँव की समस्या पर चर्चा। इसके बाद में हमारा अगला बिंदु आता है, इसके अलावा सिर्फ यही नहीं है, गांव की कई समस्या हो सकती है, पानी की समस्या भी हो सकती है। अगर पानी की समस्या है, पानी बोरिंग में गंदा पानी आ रहा है, तो उसके लिए भी समस्या का महिलाएं चर्चा करके अपना समाधान निकाल सकती हैं। या फिर बोरिंग खराब हो गया है या फिर नल लग सकता है लेकिन लग नहीं पा रहा है, तो उसमें उसके बारे में भी चर्चा महिलाएं कर सकती हैं, उसका समाधान करने के लिए हल निकाल सकती हैं। तो कई प्रकार की समस्याएं होती है जिनको हम पहले देखें परखें और उनकी समस्या की चर्चा करके उसका समाधान निकाल सकते हैं। और इसके बाद में अगला बिंदु आता है हमारा एजेंडे का, वो है सामाजिक समस्या। ठीक है, सामाजिक समस्या वो हर समस्या जो समाज के विकास में बाधा बनती है वो सभी सामाजिक समस्याएं कहलाती हैं। चाहे वो नशाखोरी हो सकती है, जुआखोरी हो सकती है, बाल मजदूरी हो सकती है, बाल विवाह हो सकता है, बाल मजदूरी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ जो हमारे समाज के विकास में बाधा बने वो हमारी सामाजिक समस्याएं कहलाती हैं। मृत्यु भोज वगैरह है, तो इन समस्याओं में से अब सारी समस्याओं का समाधान तो एक साथ निकल नहीं सकता, तो हम महिलाएं आपस में चर्चा करके कोई एक समस्या लेकर जिसका सबसे छोटी, जिसका हम आसानी से अपने स्तर पर उसका समाधान कर सकें। तो जैसे मान लीजिए इस बैठक में अपन ने सब लिया कि हम हमारे जो बच्चे हैं, जो महिलाओं में गाँव में छोटे छोटे बच्चे हैं जो खेतों पर काम करने चल जाते हैं, माताएं उनको स्कूल में नहीं भेजती हैं, विशेष तौर पे लड़कियां हैं, जो बालिका शिक्षा है, जो घरों में लड़कियों को गाँव के अंदर काम में लगा दिया जाता है और स्कूल में नहीं भेजा जाता है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि आज की बैठक में कि गांव में हमारे जो समूह की सभी महिलाओं ने मिलकर निर्णय किया कि वो अब अपनी जो भी लड़कियां घर पे रह के काम करती हैं उन सबको वो स्कूल में भेजेंगी और घर के काम में अपना वो सहयोग अपना खुद करेंगी और लड़कियों को भी अपने बच्चों के बराबर सबको पढ़ने के लिए भेजेंगी। इस समस्या पे सभी महिलाओं ने निर्णय लिया। तो इस प्रकार से हम इस पर लिखेंगे और भी अगर कोई इस मुद्दे पे चर्चा करते हैं वो अपन लिखें, लेकिन जो समस्या में चर्चा करते हैं उसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष भी हमको साथ में लिखना है। आज की बैठक में
बालिका शिक्षा को बारे में चर्चा की गई और सभी महिलाओं ने निर्णय लिया हम सब अपनी लड़कियों को स्कूल जरूर भेजेंगे। इस प्रकार एक एक समस्या का अगर हम एक एक समस्या को छू कर लेके चले, छोटी से छोटी समस्या को पहले ले हैं जिसका जो निवारण है हम अपने स्तर पे कर सकें। तो छोटी छोटी समस्याओं को ले और उनको अपन पहले पूरा करें, बाद में हम बड़ी समस्याओं तक पहुँचे। तो इस प्रकार से हम इन मुद्दों पे ज़रूर हमको चर्चा करनी चाहिए बैठक के अंदर, और इन मुद्दों पर हमारा अपना क्या मत है वो रखते हुए इसमें निर्णय अवश्य लेना चाहिए। तो हर बैठक के अंदर ये इन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग समूह की बैठकों में इन मुद्दों पे चर्चा करते ही नहीं है, इसी लिखावट में ही एजेंडे लिखे रह जाते हैं, जबकि हमको इन मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए। उसके बाद में अगला जो हमारा बिंदु है, 14 नंबर का जो बिंदु है वो है हमारा सरकारी योजनाएं। सरकारी योजनाओं की जानकारी। अगर हम इस मुद्दे के बारे में अपनी बैठक में चर्चा करते हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नई बात निकल के आती है। अगर हम चर्चा ही नहीं करेंगे तो कोई ना कोई भी बात निकल के सामने नहीं आएंगी। अगर हम इन मुद्दों को लिखते हैं और उस पर चर्चा करते हैं कि भाई कोई सरकारी योजना के बारे में किसी को कोई जानकारी है, तो कहीं ना कहीं अगर किसी महिला को इस बारे में पता होता है तो वो जानकारी अवश्य यहाँ पे बांटती है। जैसे इस समूह की मीटिंग में चर्चा की गई कि जिन सदस्यों के आज की बैठक में विमला देवी ने बताया कि गांव में मजदूर डायरी बनाने का शिविर लग रहा है। जिससे सभी सदस्यों को इस बात की जानकारी मिली। और साथ ही इसके लाभ भी बताए। ठीक है, तो सिर्फ सरकारी योजनाएं की सिर्फ जानकारी यही नहीं, और भी बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं, जैसे नरेगा के माध्यम से किन किन लोगों के घरों में काम हो सकता है, या फिर हमारे जो जॉब कार्ड है उनसे अपने को किस प्रकार लाभ मिल सकता है, जो हमारा खाद्य सुरक्षा योजना है उससे हम किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं, जिनको नहीं मिला उनको किस प्रकार मिल सकता है, प्रधानमंत्री आवास योजना है उनका लाभ हम किस प्रकार से ले सकते हैं। तो बहुत सारी सरकारी योजनाओं की जानकारी है। हो सकता है कि हमारे 10-11 सदस्यों में से किसी ना किसी सदस्य के पास कोई ना कोई जानकारी हो सकती है। तो अगर हम इन मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे तो वो जानकारी निकल के आएगी। अगर हम चर्चा ही नहीं करेंगे तो जानकारी कहाँ से निकल के आएगी। तो हो सकता है यहाँ पर वो नहीं भी हो तो हम अपनी समस्या यहाँ पर रखेंगे कि ये योजनाएं चल रही हैं लेकिन इनका लाभ हमको नहीं मिल रहा है।
तो वो भी हम यहाँ पर लिख के इसके माध्यम से हम ग्राम संगठन के माध्यम से या पंचायत के माध्यम से उन योजनाओं का लाभ हम लोग ले सकते हैं। आवश्यकता है तो उन मुद्दों पे हमको चर्चा करने की, अगर चर्चा करेंगे तो उनका लाभ भी हम लोग ले पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है इनके ऊपर चर्चा होना। आखिरी जो अपना एजेंडे का जो बिंदु बचा है वो है अपना अन्य विषय। उसमें अगर इनके अलावा हमारा कोई बिंदु छूटता है तो अपन लिख सकते हैं, वरना हम अन्य बिंदु के अंदर अपना जो है आगे का जो अपन लिख के छोड़ सकते हैं कि अपनी बैठक की समाप्ति के बारे में लिख सकते हैं, वो हम आपको बताते हैं आगे। अब एजेंडे का हमारा बचा है 15वां बिंदु, यानी अन्य विषय। अब इस बिंदु पे अगर हमारे पास और कोई चर्चा है लिखने की तो अपन लिखेंगे, वरना हम लोग इसमें अंत में अपन लिख सकते हैं कि आज की जो बैठक की अंतिम शेष राशि है वो है, आज की बैठक की अंतिम शेष राशि कितनी बची थी? राशि 630 रुपये। अध्यक्ष सीमा देवी, अध्यक्ष सीमा देवी के पास रखी गई है, जिसे मैं अगली बैठक में लेकर आएंगी। तो अन्य में हमने लिखा यहाँ पे कि आज की बैठक की अंतिम शेष राशि 630 रुपये। अध्यक्ष सीमा देवी, यहाँ पे सदस्य का नाम अपने को अवश्य लिखना है ताकि हमें पता रहे कि हमने अंतिम शेष राशि किसके हाथ में दी गई है, देवी के पास रखी गई, जिसे वे अगली बैठक में लेकर आएंगी। और अगर और भी कुछ सूचना है, जैसे हम अगर बैठक का स्थान अगर हर बार बदल बदल के कर रहे हैं तो आज की बैठक में हम ये भी तय कर सकते हैं कि अगली बैठक किसके घर पे की जाएगी। अगर बैठक का स्थान निश्चित तय किया गया है तो वही अपन वहाँ पे लिख सकते हैं, तथा अगली बैठक निश्चित स्थान पर ही की जाएगी। अगर महिलाओं ने एक स्थान तय कर रखा है कि हम हर बैठक यहीं पर करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे कि अगली बैठक हम निश्चित स्थान पर ही करेंगे, या फिर हर बार बदल बदल के अलग अलग सदस्य के घर पे करते हैं तो हम लिख देंगे कि अगली बैठक किस सदस्य के घर पर होगी, ताकि अगली बार सदस्य बिना किसी आराम से अपने बिना बताए अपने उस स्थान पर टाइम समय पर पहुँच सके। तो ये हो गया हमारे एजेंडा के 15 बिंदु समाप्त। अब हम यहाँ पर बैठक की कार्यवाही समाप्त करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समाप्त, और यहाँ पर लिखते हैं फिर यहाँ पे सदस्य हस्ताक्षर। इसमें दाहिनी तरफ हो जाएगा सदस्य हस्ताक्षर, बाईं तरफ इसमें हो जाएगा, सॉरी बाईं तरफ सदस्य हस्ताक्षर और दाहिनी तरफ पुस्तक संचालक के हस्ताक्षर। यहाँ पर पुस्तक संचालक जो किताबें लिख रहा है उनके हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पे होंगे सदस्यों के हस्ताक्षर। तो यहाँ पे एक जिस क्रम से उनका नाम लिखेंगे उससे इस पे हस्ताक्षर करवाने हैं। अगर यहाँ पे स्थान जगह कम पड़ती है तो अगले पेज पे नहीं, तो अगला पेज पूरा नहीं हो तो हम यहाँ पर भी आधी जगह पे 2 टुकड़ों में भी सदस्यों के हस्ताक्षर यहाँ पे करवा सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो बैठक का अगर खाली पेज बचता है तो खाली पेज को अपने कोई काम में नहीं लेना है, बस ध्यान इसका रखना है कि यहाँ पर हमें बीच में कोई लाइनें खाली नहीं छोड़नी है, ताकि हमारी बैठक का समाप्त करने के बाद कोई और उसमें कुछ भी प्रविष्टि नहीं कर पाए।